आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। और जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं ये जानने के लिए कि हमें कितना एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, हमारी बैलेंस शीट क्या है, कितनी हमारी असेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, कितने अपने पास रिजर्व हैं, जो हमारी करंट असेट्स हैं वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितना कैश है हमारे पास, कितना स्टॉक है, कितना रिसीवेबल्स हैं। सिमिलरली फिक्स्ड असेट्स के अंदर हमारा कौन कौन सी आइटम कितना कितने अमाउंट का है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से हम फाइनेंशियल अकाउंट में मेंटेन करते हैं वैसे ही हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या जो भी प्रोडक्शन का काम करती है, जो भी कंपनी प्रोडक्शन का काम करती है, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई। क्योंकि जब तक हमारे पास कॉस्टिंग की फिगर नहीं होगी तब तक हम उसका प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। प्राइस अगर आपका बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका प्राइस आपने कम रखा है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप ज्यादा प्राइस रखेंगे तो जो आपके दूसरे कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कि अगर आपने प्राइस को कम रखा तो उस सिचुएशन के अंदर हमें लॉस होने की संभावना होती है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा है और हमने प्राइस को लो रखा है। तो इन सिचुएशंस को दूर करने के लिए हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप दो तरीके से मेंटेन कर सकते हो। एक तो आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम आप मेंटेन कर सकते हो, दूसरा आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो मेंटेन कर सकते हो। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके अंदर हमारे कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों ही आपस में हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि उनकी अकाउंटिंग एंट्री इस तरह से करते हैं कि जो कॉस्टिंग के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और जो फाइनेंशियल नेचर के जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। जबकि अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसके लिए हमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हमें मेंटेन करना पड़ता है, और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के अंदर हम सर्टेन लेजर्स हम मेंटेन करते हैं और कुछ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। वो एक सेल्फ बैलेंसिंग नेचर का होता है, यानी कि अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो वो उसका आप ट्रायल बैलेंस इंडिपेंडेंटली आप उसका ट्रायल बैलेंस बना सकते हो और उसके बेस के ऊपर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो। जब हम नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमें बैलेंस शीट हम नॉर्मली नहीं बनाते हैं। तो इन चीजों को हम आगे फर्दर इसके अपने स्लाइड्स व्यू के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह से हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं और कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। तो इसके लिए बेसिकली आपको अलग अलग अकाउंट्स आपको इसमें मेंटेन करने होते हैं। तो वो कौन कौन से अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे ये चीज हम यहाँ पे इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके बेस पे हम आगे स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का वो है हमारा कॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉस्ट कंट्रोल। हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट का सही सही डिटर्मिनेशन कर सको और जो कॉस्ट आपकी लगती है उसके ऊपर आप ठीक ढंग से कंट्रोल आप कर सको, ताकि वो आपकी एक कंट्रोल वे में आप उसको मेंटेन कर सको उसका, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्राइस इफेक्ट जो है वो आपके प्राइस के ऊपर जाता है। आप जैसे हमने बात की कि प्राइस अगर ज्यादा आपने डिसाइड कर दिया तो आप कंपटीटर्स के मुकाबले पिछड़ जाएंगे, अगर आपने प्राइस कम डिसाइड किया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जब हम नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रखते हैं तो जैसा हमने बात की कि वो सेल्फ बैलेंसिंग नेचर का होता है, यानी कि उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर उसका ट्रायल बैलेंस आप इंडिपेंडेंटली उसका फॉर्म कर सकते हो। इस नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपके पर्सनल जो अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स जैसे आपका बैंक अकाउंट, आपके डेटर्स का अकाउंट, आपके क्रेडिटर्स का अकाउंट, वो हम यहाँ पे ओपन नहीं करते हैं। इसके एवज में, यानी कि इसके इन अकाउंट्स के बिहाफ पे हम एक जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं। जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम ओपन करते हैं, या जिसको हम कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट भी बोल देते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी हम उसको बोल देते हैं। तो नाम एक ही है। आप जब भी अकाउंटिंग एंट्री करें
तो उस सिचुएशन के अंदर आपको नाम सेम रखना है, यानी कि या तो आप जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही हर जगह पे मेंशन कीजिए या आप पोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ही हर जगह पे मेंशन कीजिए। ये अकाउंट जो है, जो जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GLA बोल देते हैं, ये जो जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये बाकी अकाउंट्स के प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं, तो जहां जहां पर्सनल अकाउंट आपका डेबिट या क्रेडिट होगा, वहां वहां हम जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली इसके अंदर जो आपके रियल नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं, वो भी हम इसके अंदर मेंटेन नहीं करते। उसमें से सिर्फ एक अकाउंट हम लेके आते हैं जो कि आपका स्टॉक अकाउंट होता है। सिर्फ एक अकाउंट आप लेके आओगे जो आपका स्टॉक अकाउंट होता है, उसी को हम इसके अंदर यूज करते हैं। बाकी जितने भी असेट्स के अकाउंट होते हैं उनको हम इसके अंदर मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है। यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हम आपका बनाते हैं। तो अल्टीमेटली बात क्या आई कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स को ऊपर स्ट्रेस करते हैं। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स ही हम वहां पे यूज करते हैं। रियल अकाउंट में से सिर्फ हम स्टॉक का अकाउंट, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे वो फिनिश स्टॉक का हो, वो अकाउंट हम यहाँ पे लेते हैं, और बाकी सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स हम यहाँ पे रखते हैं। और जो पर्सनल या जो बाकी के जो रियल अकाउंट्स हैं उनके अगेंस्ट हम सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसको हम जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल देते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और इसका मेन पर्पज होता है कि हमें डबल एंट्री को कंप्लीट करना है, क्योंकि जो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं ये आपके डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस होते हैं। तो हमें दूसरी जो डेबिट या क्रेडिट, जो कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट या क्रेडिट की एंट्री होती है, उसको हम इसकी सहायता से कंप्लीट करते हैं। अब इस मेथड को जैसे ही आप अडॉप्ट करोगे, तो क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग हो जाएगा और डबल एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो इस कारण से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। और जब ट्रायल बैलेंस आपका बन जाता है तो इसका मतलब आप उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को रीजनेबली चेक कर सकते हो। 100% तो नहीं, लेकिन एक रीजनेबल वे में आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड आपका मैच करता है तो इट मीन्स कि वो रीजनेबली करेक्ट है या अर्थमेटिकली करेक्ट है, आप ये एज्यूम कर सकते हो। देन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप इसका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप यहाँ पे बना सकते हो। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो। और इसके अलावा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का आप जैसे ही पता करोगे तो उसके बाद आपका एक सेकेंड, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहां पे प्रॉफिट का आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ। और इसके अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो ये आता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी हमें यूज करना होता है, क्योंकि जो ओवरहेड्स होते हैं आपके, उन ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर हम उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि एक्चुअल जो ओवरहेड होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, और जो हमने प्रोडक्शन पे चार्ज किया वो कुछ डिफरेंट होता है। दोनों के अंदर यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जब एक्चुअल ओवरहेड आपके कम होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड आपके कम हैं, लेकिन जो ओवरहेड आपने प्रोडक्शन पे चार्ज किया वो ज्यादा है, तो उस सिचुएशन के अंदर कहा जाएगा कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। और जब एक्चुअल ओवरहेड आपका ज्यादा है और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा है। इट मीन्स कि आपने जो प्रोडक्शन पे चार्ज किया वो ज्यादा कर दिया, जबकि एक्चुअल में आपके ओवरहेड कम थे। तो इसको हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सिमिलरली जो आपने प्रोडक्शन पे चार्ज किया वो अगर कम है, आपने प्रोडक्शन पे कम चार्ज किया और एक्चुअल ओवरहेड्स आपके ज्यादा हैं, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपने प्रोडक्शन पे कम चार्ज किया। फिर ओवर एब्जॉर्प्शन और जो अंडर एब्जॉर्प्शन है, इसको हम फर्दर
कई तरीके से डील कर सकते हैं। इनको हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में लेके जा सकते हैं, इनको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो हम कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि क्योंकि काफी सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर हम मेंटेन करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर हम उनको शो नहीं करते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, तो इस पर्टिकुलर इस आइटम की एंट्री हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं करते हैं। सिमिलरली आप कह सकते हो कि बैंक चार्जेज है। अब बैंक चार्जेज को हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर तो मेंटेन करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसकी जर्नल एंट्री हम नहीं डालते। तो इस कारण से आपके दोनों जो सेट ऑफ बुक्स हैं, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स, दोनों के अंदर आपका डिफरेंस रहेगा, और इस डिफरेंस को आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। रिकंसिलेशन होने से दोनों अकाउंट्स आपके मैच हो जाएंगे। रिकंसिलेशन का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है कि कौन कौन सी, हम पहले तो डिफरेंस देखते हैं कि कितना डिफरेंस है, और कौन सा आइटम आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिखाया गया है, कौन सा आइटम आपका ऐसा है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिखाया गया है लेकिन फाइनेंस में नहीं दिखाया गया है, कौन सा ऐसा आइटम है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिखाया गया है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया गया है। उन आइटम्स को हम ट्रैक करते हैं कि भाई ये कौन कौन से आइटम्स हैं, और उनको फिर हम अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर लेते हैं। तो वहां से आपका फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है वो आपका मैच हो जाता है। वो मैच करने के बाद आपका जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है कि इन कॉस्ट जो कंट्रोल अकाउंट्स या जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसकी फीचर्स क्या है, क्या इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली बात है कि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो नॉन इंटीग्रेटेड है वो आपका डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है, क्योंकि एक एस्पेक्ट तो आपका कॉस्टिंग अकाउंट्स का हो जाता है, दूसरा एस्पेक्ट अगर आपको लेना पड़ता है तो उस सिचुएशन के अंदर हम अपना जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या जिसे हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल देते हैं, उस अकाउंट को हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि आपकी डबल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर सेकंड कि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स को हम यूज नहीं करते, नो यूज ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स जैसे डेटर्स हैं आपके, या आपके डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, बैंक अकाउंट है, इन अकाउंट्स को हम यहाँ पे यूज नहीं करते। इनकी जगह पे, इनके प्रॉक्सी के तौर पे हम जीएलए अकाउंट को यूज करते हैं। फिर ये अकाउंट क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, इसलिए ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स अपने आप में मेंटेन करता है। इसमें रिकॉर्ड जो है वो आपका हर तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है और ट्रायल बैलेंस भी हम बनाते हैं, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड आपका मेंटेन यहाँ पे हो जाता है। फिर बात आती है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स के अंदर दोनों, जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है, दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो नहीं दिखाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि डिविडेंड आपने पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने पे कर दिया, या बैंक चार्जेज आपने दे दिए। ये इस टाइप के आइटम्स जो है वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये इनके कारण आपका यहाँ पे डिफरेंस आता है। सिमिलरली कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपके होते हैं लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपके नहीं होते। एक सिंपल सा एग्जांपल कि जैसे ओवरहेड्स ही आप मान लीजिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर होते हैं, जबकि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है उसके अंदर वो आपके एक्चुअल बेस के ऊपर होते हैं। तो दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि जिसको हम अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के नाम से जानते हैं। तो उसके कारण भी आपका जो ट्रायल बैलेंस, जो आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के अंदर वहां पे डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। फिर आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं उसके अंदर हम किसी भी प्रकार की सब्सिडरी बुक्स को यूज नहीं करते। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई परचेज लेजर बनाते हैं, सेल्स लेजर बनाते हैं, बीआर लेजर बनाते हैं, बीपी लेजर बनाते हैं, वो
हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर हम इस टाइप की कोई सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं करते। इसके अलावा हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई भी बैलेंस शीट भी नहीं बनाते हैं। और एक और मेन डिफरेंस कि जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस उसके ऊपर हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम सिर्फ कॉस्ट के बेस पे उसकी वैल्यूएशन करते हैं, सिर्फ कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पे हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, या मार्केट प्राइस की बजाय आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू कहेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर होगा कि कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो उसके बेस पे हम वैल्यूएशन करते हैं। तो इनकी वैल्यूएशन में भी यहाँ पे आपका डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उसको भी फिर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम काउंट करते हैं। ओके, देन बात आती है कि कौन कौन सी लेजर्स को हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो कॉस्ट जो कंट्रोल अकाउंट्स हम बनाते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम मेनली 4 लेजर हम यूज करते हैं, 4 लेजर्स हम ये यूज करते हैं। एक तो कॉस्ट लेजर, एक स्टॉक्स लेजर, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश्ड गुड्स लेजर। तो इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कॉस्ट लेजर है कि कॉस्ट लेजर के अंदर फिर हम डिफरेंट अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। इनको जो ऑलमोस्ट 10 और 11 के करीब जो है वो आपके अकाउंट्स यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। सबसे पहला अकाउंट इसके अंदर जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो अपने पर्सनल और रियल नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी जगह पे हम जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करते हैं। कि सपोज कीजिए आपने रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, तो रॉ मटेरियल जब आप परचेज करते हैं तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होती है, हम फाइनेंशियल अकाउंट में क्या एंट्री करते हैं कि रॉ मटेरियल या परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने कैश में परचेज किया तो कैश, बैंक से आपने पैसा दिया तो बैंक, और अदरवाइज अगर आपने क्रेडिट के ऊपर परचेज किया है तो हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट करते हैं। अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसकी एंट्री करेंगे, अगर वो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हैं तो उस सिचुएशन के अंदर तो वहां पे आप स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करोगे। फाइनेंशियल अकाउंट में हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर अब जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ हम नॉन इंटीग्रेटेड की कर रहे हैं, तो इसलिए आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इसको मान के चलें। अब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर हम स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो उसमें कैश, बैंक या क्रेडिटर वाली जो फाइनेंशियल अकाउंट में जो एंट्री हमें करनी थी वो उस एंट्री की जगह पे यहाँ पे जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम यूज करेंगे। जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन जो यूज करना है वो एक सिमेट्री में हो, हर जगह पे आप वही सी अकाउंट को यूज करें। इसके अलावा जितनी भी हमारी आपकी रियल अकाउंट हैं, स्टॉक अकाउंट को छोड़ के, उनकी जगह पे आपको इसी को यूज करना है। तो हमारी बुक्स के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जो बुक्स होंगी उसके अंदर जो जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो वहाँ फाइनेंशियल अकाउंट्स में जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होंगे या स्टॉक को छोड़ के बाकी जो रियल अकाउंट्स होंगे उनके बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, देन सेकंड आपका स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बेसिकली आपका स्टोर से रिलेटेड है। तो इसमें अब ये नॉमिनल नेचर का है, तो नॉमिनल नेचर का होने की वजह से जितना भी स्टोर आपके पास आएगा वो आपका डेबिट साइड में आएगा और जितना भी आपका स्टोर यूज होगा या रिटर्न करोगे वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड के अंदर जो भी स्टोर आपका आया, जो भी इनकमिंग स्टोर है आपने जो परचेज किया वो सारा का सारा आप डेबिट साइड के अंदर शो करोगे। इसके बाद स्टोर को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर लीजिए।
समझने के लिए, कुछ डायरेक्ट मटेरियल होता है जो कि डायरेक्टली आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विजिबल होता है और डायरेक्टली वहाँ पे शो होता है, तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। कुछ आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, तो जो डायरेक्ट मटेरियल आपका होता है उसको जो डायरेक्ट मटेरियल आपका है वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको हम एज ए फैक्ट्री ओवरहेड मान के और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका मटेरियल का आपने मान लीजिए वापस आपने रिटर्न कर दिया, तो जो एंट्री उसकी इनकमिंग के टाइम हमने की थी, जब हमने उसको परचेज किया, जो एंट्री उस टाइम की थी वही एंट्री अब आपको रिवर्स करनी है। तो अगर जो भी मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया है वो मटेरियल आपका स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट के अंदर आ जाएगा, शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ मटेरियल आपका लॉस्ट हो जाता है, कुछ या कोई वेस्टेज वहां पे होती है, तो हम पहले तो उसकी नेचर डिसाइड करेंगे कि इसकी नेचर कैसी है, क्या वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है। नॉर्मल जो वेस्टेज होती है नॉर्मली इसको बाकी जो गुड यूनिट्स होती हैं वो बियर करती हैं, तो इसको हम नॉर्मली अपना जो अपना फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट होता है उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और जो एबनॉर्मल वेस्टेज जो आपकी होती है वो क्योंकि एबनॉर्मल नेचर की है, जिसको जो कंट्रोलेबल थी, हम कंट्रोल कर सकते थे लेकिन हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, ये इसको हम प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सीधा लेके जाएंगे। फिर आपकी बात आती है कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट की। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट के अंदर जितनी भी वेजेस आपने पे की है, जितनी भी वेजेस आपने पे की हैं वो इस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी। इसके बाद उन वेजेस को आपने कहां कहां यूज किया, यानी कि जो लेबर थी उसमें से कितनी डायरेक्ट लेबर थी, कितनी इनडायरेक्ट लेबर थी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो डायरेक्ट लेबर है वो तो सीधा आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के अंदर चली जाती है। जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको फिर हम डिवाइड करते हैं कि क्या ये फैक्ट्री से संबंधित थी, क्या ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थी, क्या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से संबंधित थी, किससे संबंधित थी। जिससे भी संबंधित होगी उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस है ये हम अपने वेजेस कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखते हैं, यानी कि जितनी डायरेक्ट वेजेस होगी वो वेजेस कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर कर देते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के अंदर आपकी डेबिट साइड में आ जाती है। सिमिलरली जो इनडायरेक्ट वेजेस होती है वो जिस भी चीज से रिलेटेड है, जिस भी फंक्शन से रिलेटेड है, अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, अगर वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, अगर वो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर चली जाती है। जैसे आपका मटेरियल का वेस्टेज होता है वैसे ही इसके अंदर जो लेबर है उसके अंदर भी आपकी वेस्टेज हो सकती है, जिसको हम आइडल टाइम कहते हैं। अब आइडल टाइम आपका नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। अगर आइडल टाइम आपका नॉर्मल है, नॉर्मल आइडल टाइम को हम फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मल जो आइडल टाइम होगा उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और अगर वो एबनॉर्मल है तो उसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से आपका वेजेस कंट्रोल अकाउंट बन जाता है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में कुछ तो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल जो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से आया या स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से आया, कुछ आपका वेजेस कंट्रोल अकाउंट से डायरेक्ट वेजेस आई, दो चीजें तो ये आ गई, सॉरी इनडायरेक्ट वेजेस जो आपकी आती हैं वो। इसके अलावा फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आपने लगाए हैं वो एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस वो सारे के सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री की रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर शो होती है। उसके बाद हम इस अकाउंट को ट्रांसफर कहां करते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्योंकि ये ओवरहेड है
तो यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम कुछ प्री डिटरमाइंड रेट के बेस पे हम फैक्ट्री ओवरहेड को अपने प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं, अपने प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं। तो चार्ज करेंगे तो जितना अमाउंट हमने चार्ज किया है वो आपका क्रेडिट साइड में शो होगा और वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर चला जाएगा, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस जो लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में शो होगा और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा। तो डेबिट साइड में तो जितना इनकर्ड हुआ वो आ गया, क्रेडिट साइड में जितना हमने एब्जॉर्ब किया वो आ गया, और जो दोनों का डिफरेंस है वो अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब एक्चुअल ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है? अगर हम पीछे जाएं तो अंडर एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब आपका एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज्यादा हो, यानी कि एब्जॉर्ब तो कम किया, आपने प्रोडक्शन पे कम चार्ज किया, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा आपका ओवरहेड इनकर्ड हुआ, तो उस सिचुएशन को हम अंडर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिमिलरली अगर आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है और एक्चुअल ओवरहेड कम है तो उस सिचुएशन को हम ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इनका ट्रीटमेंट इनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इनको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर लेके जा सकते हो, तो ये आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। जो नेक्स्ट है आपका वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आए वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोर से क्या आया कि डायरेक्ट मटेरियल आया, वेजेस से क्या आया कि जी डायरेक्ट वेजेज आई, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से क्या है, जितना एब्जॉर्ब किया आपने वो अमाउंट यहाँ पे आ गया। फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो आपका फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट के अंदर आपकी जितने भी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे आपने पे किए हैं वो खर्चे आपके डेबिट साइड में आ जाते हैं, और जितने आपने प्रोडक्शन पे चार्ज किए यानी कि एब्जॉर्ब किए वो आपके क्रेडिट साइड के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे वही आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन वाली सिचुएशन यहाँ पे फिर से आपकी बन जाती है। इसके अंदर कोई अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है तो वो आपका आएगा, कोई इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ से रिलेटेड है वो आपकी आएगी, और इसके अलावा जो भी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके यहाँ पे डेबिट साइड में आपको शो करना है। क्रेडिट साइड के अंदर एब्जॉर्प्शन हमें शो करना है, और इस अकाउंट में भी वही आपका अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, जितना क्रेडिट साइड में जो एब्जॉर्ब किया हमने वो आपका ट्रांसफर होके चला जाएगा फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। फिर हम फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, और फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर होके आया वो, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से ट्रांसफर होके आया वो, और ये हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जो इसका जो अमाउंट इसमें आता है वो आपका जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमने और बनाए थे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो इसके डेबिट साइड में आएंगे, और इस अकाउंट को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में आपका फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया अमाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में शो हो जाते हैं, और जितनी सेल है वो आप यहीं पे आप क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते हो। इसके अलावा आप आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपने इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ट्रांसफर करना है तो वहां पे आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो सेल्स हैं वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, तो जो बाकी बचेगा वो आपका प्रॉफिट बचेगा। जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से वो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज आपको कैसे इसकी
मेंटेन आपको करनी है। तो जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए हमने ये सारे लेजर्स को हमने समझा यहाँ पे इनको। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि एंट्रीज आपको कैसे करनी। तो सबसे पहली बात कि सपोज कीजिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है। आप रॉ मटेरियल जब आप परचेज करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर सबसे पहला, अगर मान लीजिए आपने कैश में परचेज किया या आपने बैंक से परचेज किया या आपने अपना क्रेडिट पे परचेज किया, जिस भी फॉर्मेट में आपने परचेज किया, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करने के बाद और फिर हम जो अपनी जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, इसके बाद अगर आपने ये मटेरियल जो परचेज किया है ये किसी स्पेशल जॉब के लिए आपने परचेज किया है, किसी स्पेशल जॉब के लिए अगर आपने इसको परचेज किया है, तो उस सिचुएशन के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये आपने एक स्पेशल जॉब के लिए आपने इशू किया है। तो इसलिए आप सीधा वर्क इन प्रोग्रेस में इसको ट्रांसफर करोगे, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल हो गया और ये क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल है कि किस जॉब के ऊपर आपने इसको भेजा है। ओके, देन आपने सप्लायर्स को मान लीजिए आप रिटर्न करते हो। अगर आप सप्लायर्स को रिटर्न करते हो इस मटेरियल को, तो जो एंट्री हमने उसके परचेज के टाइम की थी उसी एंट्री को आपको रिवर्स करना है, उस एंट्री को आपको जस्ट रिवर्स करना है, यानी कि जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो इस तरह से आपको ये जर्नल एंट्रीज बेसिकली करनी है अपनी, कि जब आप मटेरियल परचेज करते हो, जब आप मटेरियल को परचेज करोगे तो जो अपनी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसको डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे कैश को या बैंक या क्रेडिटर की जगह पे जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। अगर किसी स्पेशल जॉब के लिए आपने डायरेक्टली आपने वर्क इन प्रोग्रेस को इशू कर दिया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अगर आपने ये मटेरियल को रिटर्न कर दिया, जो मटेरियल आपने मंगवाया था, तो जो एंट्री हमने उसके जब हमारे पास वो मटेरियल आया तब की थी, उसी एंट्री का रिवर्स हमें करना है। यानी कि अगर वो मटेरियल मान लीजिए आपने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपने डेबिट किया था, तो अब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फिर बात आती है कि अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल आपने, अब तो ये तो रिसीट की बात हो गई, अब हम इशू की बात करते हैं कि मटेरियल को इशू के टाइम आप क्या एंट्रियां उसकी करोगे। तो सबसे पहले अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल आपने इशू किया है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल जब आप इशू करोगे तो वर्क इन जो कंसर्न्ड जो ओवरहेड अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, कंसर्न्ड ओवरहेड अकाउंट को। अगर आपने फैक्ट्री को इशू किया है तो फैक्ट्री ओवरहेड को, अगर आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को किया है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए किया है तो उसको, उनको अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और क्योंकि मटेरियल आपका स्टोर से निकला है तो इसलिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये इनडायरेक्ट मटेरियल की। जब डायरेक्ट मटेरियल इशू करोगे तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करोगे और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सिंपल, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करोगे और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल आपने इशू किया है तो आप कंसर्न्ड ओवरहेड अकाउंट को, फैक्ट्री, ऑफिस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसको आप डेबिट करोगे और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। फिर अगर आपने मटेरियल एक जॉब से दूसरी जॉब को ट्रांसफर किया है, आपने एक जॉब से मटेरियल को दूसरी जॉब पे ट्रांसफर किया है, तो जो ट्रांसफरी का अकाउंट है, ट्रांसफरी जॉब का जो अकाउंट है उसको आप डेबिट करोगे और ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करने वाला है, क्योंकि वहां पे मटेरियल कम हो गया है अब आपका, और नॉमिनल नेचर का होने की वजह से जितना भी हम क्रेडिट साइड में आइटम डालेंगे उससे वो आपका बैलेंस कम होता है और जो भी डेबिट साइड में डालेंगे तो उससे उसका बैलेंस इंक्रीज होता है।
क्योंकि मटेरियल हमने दूसरे जॉब को हमने ट्रांसफर किया है, तो इसलिए हमारे पास मटेरियल कम हो गया। तो ट्रांसफर का जॉब अकाउंट जो है उसको आप क्रेडिट करोगे और जो ट्रांसफरी है उसको आप डेबिट करोगे। फिर कई बार हम क्या करते हैं कि स्टॉक से मटेरियल को सीधा किसी स्पेसिफिक जॉब को इशू कर देते हैं, जहां पे जॉब कार्ड्स बनते हैं, जहां पे जॉब वर्क होता है, वहां पे हम इशू कर देते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आप कंसर्न जॉब अकाउंट को आप डेबिट करोगे और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो इस तरह से ये मटेरियल की एंट्रियां आपको करनी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जॉब से कुछ मटेरियल रिटर्न होके और वापस स्टोर में आता है, जॉब से वापस स्टोर में, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है और वहां पे आपका उससे बैलेंस आपका बढ़ेगा। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि जॉब से मटेरियल आया है, जॉब से स्टोर में आया है। अगर स्टोर से सप्लायर्स को करोगे तो जो उसके परचेज के टाइम एंट्री की थी उसी एंट्री को आपको रिवर्स करना है। तो इस तरह से आपको मटेरियल से रिलेटेड जो है वो जर्नल एंट्रीज आपको बेसिकली करनी है।